RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल पढ़ रहे थे और 98% मैंने कंप्लीट भी करवा दिया है और आप लोगों ने लिख लिया होगा, बहुत आराम से पढ़ लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में मित्रों पढ़ेंगे जीवन, उत्तर वैदिक कालीन जीवन। फिर धीरे धीरे 2-3 लेक्चर आएंगे। जिस तरीके से मैंने पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कंप्लीट करवाया है, ऐसे हम उत्तर वैदिक काल कंप्लीट करवाएंगे। उत्तर वैदिक काल का मित्रों जो समय होता है वो 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। इसमें देखते हैं जीवन कैसा था। उत्तर वैदिक काल में तो बड़ा सादगी पूर्ण जीवन देखेंगे। यहाँ पर कुछ बदलाव रहेगा। तो यहाँ पर कबीलाई समाज है, लेकिन वो कबीलाई समाज अब धीरे धीरे एक हो रहा है, धीरे में एक मिल रहा है। तो इससे ग्राम, कुल, जनपद इनका यहाँ पर जन्म होने लगेगा। मैं बात करूँ तो बढ़ते क्रम में प्रशासन की इकाई, बढ़ते क्रम में ग्रह या कुल, ये सबसे कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई है। इससे जो बड़ी इकाई रहेगी वो ग्राम रहेगी। क्या रहेगी? ग्राम रहेगी। फिर क्या रहेगी? विश्व रहेगी। फिर विश्व रहेगी। इससे बड़ी और इकाई मैंने वैदिक काल में आप लोगों को पढ़ाया है, आप हमारे वो वीडियो देख सकते हैं। तो जनपद रहेगा। क्या रहेगा? जनपद। जन रहेगा और जन से जनपद हो जाएगा। देखिए अब क्या है, मैंने ऋग वैदिक काल में पढ़ाया था आपको ग्रह या कुल, फिर ग्राम बताया था, फिर विश्व बताया था, फिर वहाँ पर मैंने जनपद नहीं बताया था, जन बताया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। जन यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। जन मिलकर के जनपद बना है। ये मैंने आपको बताया था वैदिक काल में। जन प्लस जन बराबर जनपद, ये इसका निर्माण होता है। ये मैंने आपको तब बताया था, लेकिन अब जन यहाँ से समाप्त हो गया है और यहाँ पर जनपद आ जाएगा। चलिए मित्रों, इतना समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा जाता है कि जन का अस्तित्व कहाँ है, तो उत्तर वैदिक काल में नहीं है, तो हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहेंगे और वैदिक काल नहीं कहेंगे। याद रखना इतना। बात करूं यहाँ का जो कबीला है, देखिए ये तो हो गया, तो मैं इसको मिटा सकता हूं। चलिए अब जन को हम कबीला मान सकते हैं, तो जन प्लस जन बराबर जनपद भी मान सकते हैं। लेकिन पहले हम कबीले के रूप में देखते हैं। कबीला यहाँ का या फिर जन, कबीला यहाँ के जो कबीले हैं वो संघर्षशील हैं, युद्ध करते रहते हैं और युद्ध जब करते हैं तो उसके कुछ परिणाम भी होंगे। तो मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर एक प्रणाली जन्म लेती है क्षेत्र विस्तार का। वो क्या क्या लेती है, आइए मैं बात करता हूँ। तो क्षेत्र विस्तार कैसे होता है? युद्ध विजय के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर युद्ध विजय के द्वारा क्षेत्र का विस्तार होता है कि प्रणाली जन्म ले चुकी है। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगी? लोहे की खोज। क्या? लोहे की खोज। बात करें लोहे की खोज, अब इससे क्या रहेगा? जब लोहे की खोज रहेगी तो यहाँ पर कुल्हाड़ी का जन्म होगा, जंगल का कटान होगा और वहाँ से मैदान साफ करे जाएंगे। इस तरीके से क्षेत्र का विस्तार होता है युद्ध के द्वारा। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। मान लीजिए एक ये कबीला है और एक ये कबीला है, एक ये कबीला है। तब क्या हो रहा है, और यहाँ पर ये सब जंगल हैं, यहाँ पर जंगल हैं। तो हुआ क्या? इन दोनों में युद्ध हुआ। जो शक्तिशाली कबीला हुआ वो अपने में उसको मिला लेता है, वो अपने में मिला लेगा। अब ये कबीला इतना बड़ा है, फिर ये कबीला थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये कबीला बढ़कर इतना हो जाएगा। इधर क्या रहेगा? यदि यहाँ पर लोहे की खोज हुई है, कुल्हाड़ी का विकास हुआ है, तब ये क्या होंगे? इससे जंगल काटे जाएंगे।
जंगल काटे जाएंगे और इस तरीके से उसका विस्तार हो जाएगा। तो ये कबीला और बड़ा हो जाएगा, जंगल काट काट के विस्तार कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में। फिर इन दोनों में मैत्री या फिर युद्ध होता है और फिर यह कबीला एक बन जाता है, यहाँ पर एक बन जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि लोहे की खोज से विस्तार हुआ और युद्ध से विस्तार हुआ, इस तरीके से हम देखेंगे। तो ये कबीला इतना बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ से ये कबीला जनपद में बदलेगा। तो मित्रों, इस तरीके से क्षेत्र विस्तार हुआ युद्ध के द्वारा और लोहे की खोज के द्वारा क्षेत्र का विस्तार हुआ। आप इसको नोट कर लेंगे। यदि हम आगे बात करें तो इन दोनों प्रणाली का जो जन्म हुआ है तो इसकी कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है लोहे की खोज और युद्ध विजय के द्वारा क्षेत्र विस्तार किया गया था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं है, वहाँ कबीलाई जीवन है। अब वो जहाँ पर उसको भोजन मिलेगा, जहाँ पर पशु मिलेंगे, जहाँ पर नदी मिलेगा या जहाँ पर मैदान मिलेंगे, वहाँ पर जाके बस जाएंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब यहाँ पर ये रुकना प्रारंभ होंगे, क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। चलिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। शतपथ ब्राह्मण में एक और कहानी दर्शाई गई, कबीले का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। मैंने बताया था कि राजस्थान में एक नदी बहती है, सरस्वती नदी बहती है, ठीक है। और यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक सदानीरा बहती है। क्या बहती है नदी? सदानीरा या गंठक नदी बहती है जो नेपाल से आती है। तो इसमें एक कहानी प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है ये कहानी? तो ये प्रचलित है आपकी शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में ये कहानी प्रचलित है कि राहु और गौतम के बीच ये कहानी प्रचलित है कि जो आपका राहु होता है, इसके मुंह से आग निकलती है। आग निकलती है, कहाँ से निकलती है? सरस्वती नदी से निकलती है। और जहाँ जहाँ ये आग जाएगी वहाँ वहाँ जंगल जलते जाएंगे, मैदान होता चला जाएगा। और फिर यही आग जो उसके मुंह से आकर गोला निकल रहा है तो सदानीरा नदी में जाके बुझ जाएगा, वहाँ पर आग समाप्त हो जाएगी। तो इस क्षेत्र को फिर मैदान के रूप में बदल दिया जाएगा और यहाँ पर जो उत्तर वैदिक कालीन के लोग हैं वो यहाँ पर आके बस जाते हैं। ऐसा शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि जो सदानीरा और सरस्वती के बीच में जो मैदान है या यहाँ पर लोग बसे, तो इसका निर्माण युद्ध के द्वारा और लोहे की खोज कुल्हाड़ी से जंगल साफ करे गए, या फिर राहु और गौतम के बीच में जो कहानी प्रचलित शतपथ ब्राह्मण में है, राहु के द्वारा ये जला दिया गया था जंगल। चलिए कुल मिला के हमें इन कहानियों से चीज़ जानकारी हुई कि राजस्थान से और इधर बिहार उत्तर प्रदेश तक का जो मैदान है इसके बीच में हमारी वैदिक सभ्यता फली फूली। तो हम सिर्फ इतना सार ले सकते हैं, बाकी बहुत सारी कहानियाँ हैं इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए इतना पूछा भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसमें क्या रहा होगा। अब जनपदों की हम बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण है वही मैं पॉइंट यहाँ पर लेता रहूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी यदि सवाल आपके मन में पनप रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए जनपद की बात कर लेता हूँ कि जनपदों का निर्माण कैसे हुआ। जनपदों का निर्माण कैसे हुआ, तो हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। लाइन टेढ़ी कोई बात नहीं, ज्ञान सीधा मिलेगा। चलिए मैं बात करूं तो पूर्व और भरत दो कबीले थे, पूर्व और प्लस भरत, ये बहुत शक्तिशाली कबीले थे। पूर्व और भरत जब एक में मिल जाते हैं तो एक कबीले का जन्म होता है, उस कबीले का नाम है क्या? कुरु जनपद एक जनपद बनता है कुरु जनपद। जब कुरु जनपद बनेगा तो इसी को हम कुरु ही कुरुक्षेत्र बोलते हैं, कुरुक्षेत्र बोलते हैं। ये कहाँ है? ये आपका हरियाणा प्लस दिल्ली वाला क्षेत्र है, हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र है। तो आप नोट कर लेंगे, जो कुरुक्षेत्र है इसमें दो वंश मिले होंगे या जनपद मिले होंगे, कौन कौन से? या दो गढ़राज्य मिले होंगे, पूर्व और भरत। ये मैं उत्तर वैदिक काल जो आज मैं बता रहा हूँ, इसके पहले वैदिक काल में इनके बारे में बता चुका हूँ। चलिए फिर यदि आगे हम बात करें तो एक है कृवि और तुर्वसु। एक है कृवि और तुर्वसु। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक जनपद का निर्माण होता है।
पांचाल क्या होता है? पांचाल जनपद का निर्माण होता है। पांचाल जनपद का निर्माण होता है। कृवि और तुर्वसु में पांचाल। और ये कहाँ है? ये फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं। ये कहाँ पड़ता है? ये बदायूं, फर्रुखाबाद और बरेली का क्षेत्र हमारे वहाँ से ये दोनों नज़दीक पड़ते हैं। फर्रुखाबाद और बरेली, इन दोनों में यदि बात किया तो फर्रुखाबाद ज़्यादा नज़दीक है। और ये यूपी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से। कृवि और तुर्वसु से पांचाल जनपद बनता है। फिर यदि हम बात करें तो सिवि और भलानस से कैकेयी जनपद बनता है। क्या? सिवि प्लस भलानस, यहाँ कैकेयी जनपद बनता है। कैकेयी जनपद बनता है। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ये कहाँ पड़ता है? तो ये ब्यास नदी के तट पर पड़ता है। क्या? ब्यास नदी के तट पर है। ब्यास नदी के तट पर है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? तो उत्तर भारत में पड़ता है। जम्मू कश्मीर पहुंच जाइए, वहाँ सातों नदियाँ आपको मिल जाएंगी। तो मित्रों, जनपद आपको समझ में आ गया किस तरीके से बने। जब दो जन मिले एक में, तब जनपद का निर्माण हुआ। आप ये देख सकते हैं उत्तर वैदिक कालीन में किस तरीके से जनपदों का निर्माण हो रहा था, किस तरीके से जनपद ये बन रहे थे। आप ये बहुत आसानी से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मैं फिर बात करता हूँ, राजा कैसा था यहाँ का। अब राजा के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ऋग वैदिक कालीन राजा है, ये जनता का, कबीले का और पशुओं का रक्षक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका इतिहास बदल जाएगा। यहाँ का जो राजा है वो वास्तविक राजा कहलाएगा। यहाँ का जो राजा है वो वास्तविक राजा कहलाएगा। मतलब अब ये सारी इसकी शक्तियाँ आ गई हैं, अब ये मजबूत राजा बन गया है। अब यहाँ के जो युद्ध हैं वो क्षेत्र आधारित युद्ध होने लगे। लेकिन इससे पहले जो युद्ध हो रहे थे वो गायों के लिए युद्ध होते थे। कहाँ? ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र आधारित युद्ध होने लगे। राजा यहाँ का भूपति कहलाता है। यहाँ का राजा भूपति मतलब भूमि का मालिक या क्षेत्र का मालिक, तो भूपति यहाँ का राजा कहलाता है। अगला बात करें हम तो राजा का महत्व यहाँ पर बढ़ने लगता है और कहा जाता है कि राजा को एक अपार शक्ति या दैवी शक्ति या अवधान शक्ति यहाँ पर प्राप्त होती है। तो राजा को एक दैवी शक्ति प्राप्त हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में ऐसी मान्यता लोगों के अंदर प्रवेश कर जाती है। चलिए अब देखिए, जो यहाँ के राजा थे वो अपने आप को बहादुर बोलते थे, श्रेष्ठ बोलते थे और वो बहुत सारे यज्ञ करवाते थे। तो उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है लेना। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप थोड़ा नोट कर लेंगे। चलिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि आप लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-2 पॉइंट नोट करेंगे। ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है। चलिए मैं यदि बात करूं कि चारों दिशाओं में भारत में राजाओं को किस नाम से पुकारते थे, तो देख लेते हैं। जो आपका उत्तर का है ये विराट राजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विराट कहलाएगा। जो उत्तर का राजा है ये विराट कहलाएगा, आप नोट कर लेंगे। और जो पूर्व का है ये सम्राट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम्राट कहलाएगा। जो नीचे का है राजा मतलब दक्षिण का है ये भोज कहलाएगा। ये पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं मित्रों। क्या कहलाएगा? ये भोज कहलाएगा। जो पश्चिम का है तो ये क्या कहलाएगा? ये स्वराज या स्वराट कहलाएगा। स्वराज या स्वराट कहलाएगा। ये पॉइंट नोट करने योग्य है, नोट कर लेंगे। अब इसमें बीच का जो राजा बचा मध्य भारत का, ये यहाँ का राजा ही कहलाएगा। यहाँ का राजा ही कहलाएगा। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये डायग्राम, ये बहुत बार पूछा गया है पूरा डायग्राम कि पूर्व का राजा क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है। भोज कहाँ का राजा है? तो दक्षिण का है। पश्चिम का राजा क्या कहलाता है? स्वराज या स्वराट कहलाता है। और
उत्तर का राजा क्या कहलाता है? विराट। मध्य का राजा कहलाता है। बहुत सारी कहानियाँ पुराने राजाओं की वीर कहानियाँ भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो यदि हम बात करें तो विराट यहाँ पर फिर यज्ञ भी होते थे अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए, या अपना राज्य सिंहासन पर या विशेष अवसरों पर यज्ञ करवाते थे। तो इनमें यज्ञ कौन कौन से करवाते थे? जो उत्तर के राजा थे ये पुरुषमेध यज्ञ करवाते थे। पुरुषमेध यज्ञ करवाते थे, एक पॉइंट नोट करेंगे। पुरुषमेध यज्ञ करवाते थे विराट के राजा। जो पूर्व के राजा हैं या सम्राट हैं ये क्या करवाते थे? तो ये वाजपेय यज्ञ करवाते थे। क्या? वाजपेय यज्ञ करवाते थे। मैं भी बताऊंगा इन यज्ञों में क्या क्या होता था। वाजपेय यज्ञ करवाते थे, एक पॉइंट नोट कर लेंगे। फिर बात करें भोज, तो भोज क्या कराते थे? तो ये भोज जो यहाँ के हैं वो राजसू यज्ञ करवाते थे। क्या? राजसू यज्ञ करवाते थे। जो भोज हैं वो राजसू यज्ञ करवाते थे। स्वराट या साम्राज्य ये क्या करवाते थे? कौन सा यज्ञ करवाते थे? तो ये अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। क्या? अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, नोट कर लेंगे। और बीच में तो साधारण ये तो यज्ञ ही करवाते थे, हवन वगैरह सब होता है यहाँ पर, आज भी होता है। तो ये सारे यज्ञ यहाँ पर होती थी। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इन यज्ञों में क्या क्या होता था, ये भी जानना से ज़रूरी है। तो इन यज्ञों में क्या क्या होता था, चलिए मैं इस पर भी चर्चा कर लूँगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना भीड़ हो जाएगी बोर्ड पर। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि हमारा हौसला अफजाई करें आप। चलिए आगे बात करता हूँ मित्रों। अब जो ये मैंने बताया, जो इन सारी दिशाओं को जीत लेता था, इन सारी दिशाओं को जीत लेता था, वो एक राट कहलाता था। एक राट कहलाता था, एक राट कहलाता था, या सार्वभौम कहलाता था, या सार्वभौम कहलाता था। एक राट या सार्वभौम कहलाता था जो चारों दिशाओं को राजा जीत लेता था। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ पर युद्ध का श्रेय देखिए, ऋग्वेद काल में मैंने बताया था जब युद्ध होता है तो उसका श्रेय किसको जाता है? पूरे कबीले को जाता है। लेकिन यहाँ युद्ध का श्रेय किसको जा रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ राजा का युद्ध का श्रेय जाएगा। यदि कोई युद्ध जीता जाएगा तो राजा को ही श्रेय जाएगा, इन्होंने जीता है। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं, जितने लोग लड़ेंगे सबको बराबर बराबर का श्रेय जाएगा। अब राजा सिर्फ कबीलों का नहीं रहा, यहाँ का जो राजा है वो प्रदेश का भी राजा बन गया, मतलब पूरे प्रदेश का राजा बन गया। पहले मतलब ऋग्वेद में ये कबीलों तक ही राजा सीमित थे, कबीलों तक इनके अधिकार माने जाते थे। चलिए आगे हम बात करते हैं। राजा तो मैंने पढ़ाया, राजा के कुछ सहायक भी होते हैं, उन सहायकों के नाम जान लेते हैं, इतने काफ़ी है। मैंने 12 रत्नी और बताया था आपको ऋग्वेद काल में, बस वही यहाँ पर बताना है। देखिए मैंने कहा था जो ऋग्वेद में है तो वो 100 गायों का प्रमुख या ग्रामीण न्यायाधीश ये सब राजा कहलाता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, देखिए इसके कुछ सहायक हैं। क्या? देखिए सहायक के 12 रत्नी हैं, रत्निन। और ऋग्वेद में रत्नी, यहाँ पर रत्न कहलाया जाएगा। ये रत्न पहनते हैं कान में, रत्न पहनते हैं कान में, ये रत्न पहनते हैं कान में, इसलिए राजा यहाँ का जो अधिकारी हैं वो रत्निन कहलाते हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ये कहाँ से मिला हमें? तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिला, शतपथ ब्राह्मण से मिला। एक ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे अब देख लेते हैं इनके सहायक कुछ हैं। क्या क्या सहायक हैं भैया इनमें? इन्हीं में सहायक चलो हम नाप लेते हैं भैया। तो बात करें नंबर 1, कौन किस प्रकार के राजा सहायक होते थे राजा के? तो सबसे पहली बात है उच्च कुल के लोग होते थे। यहाँ पर उच्च 12 रत्नियों में उच्च कुल के लोग होते थे। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, पूछा गया है कई बार। उच्च कुल के लोग होते थे। और क्या होते थे? कान में रत्न धारण करने वाले। देखा होगा कि राजा कान में पहनते थे, कान में रत्न धारण करने वाले, ऐसे लोग रत्नी होते थे। नंबर 3, अब ये कैसे होते थे? तो यहाँ पर प्रमुख पदाधिकारी भी थे इनके साथ में,
प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल थे रत्नियों में। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलिए मित्रों, ये नोट कर लिया। अब आगे देख लेते हैं, इनके कुछ नाम हैं। मैं ऋग्वेदिक काल में बता चुका हूँ, यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, आप नोट कर लीजिए। सबसे प्रमुख नाम सेनानी, मैंने वहाँ पर ही बताया था, राजा सेना का मुखिया। वैसे ऋग्वेद में सेना नहीं होती थी, कबीले लड़ते थे अपने आपको बचाने के लिए या जीतने के लिए। यहाँ पर अब राजा के पास सेना होने लगी है, सेना कम मात्रा में है, सेना होने लगी है। पुरोहित मैंने बताया था, ये मित्र इसका होता है, पुरोहित ये इसका राजा का मित्र होता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, पुरोहित मित्र होता है, ये राजा की युद्ध की जीतने की कामना करता है, यज्ञ करवाता है, कर्मकांड करवाता है, ये सारे काम पुरोहित के पास हैं। फिर महिषी एक है, महिषी ये पटरानी होती थी। पटरानी का मतलब है रानियों में जो प्रमुख रानी होती थी वो पटरानी होती थी, ये भी राजा की सहायक थी, इसमें आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट नोट करेंगे, युवराज। क्या? युवराज। ग्रामणी, ग्रामणी गांव का प्रमुख होता है युवराज, जो राजा का पुत्र हो वो युवराज कहलाता है, या राजाओं में जो प्रमुख हो। तो आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। रथकार, रथकार तो रथ बनाने वाला। संग्रहित एक पॉइंट है, संग्रहित मतलब टैक्स को एकत्रित करने वाला, ये भी इसके सहायक होते थे। भागदूत एक पॉइंट है, भागदूत की यदि हम बात करें तो भागदूत का मतलब है कोषाध्यक्ष। क्या है? कोषाध्यक्ष। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, कोषाध्यक्ष भागदूत है। दूसरा पॉइंट, दूत ये सारथी कहलाता है। जो दूत होता है इसको सारथी भी कहा जाता है, जो दूत है इसको हम सारथी भी बोलते हैं। अक्षवात एक पॉइंट नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया। अक्षवात ये राजा का सहायक होता है। अक्षवात जो होता है ये राजा का सहायक होता है। और कहाँ सहायता करता है? तो राजा की खेल में सहायता करता है ताकि राजा जीत जाए, मतलब एक लाएंगे हेल्पर, वो अक्षवात है जो खेल में सहायता करता है। एक है पालागल, एक और नाम है पालागल। पालागल ये नाम सारे पूछे गए हैं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप सीरियस होकर पढ़ना। पालागल का मतलब है कि जो राजा को हंसाता था, जो हंसाने वाला व्यक्ति पालागल कहलाता था। मैं एक बार LT का पेपर दे रहा था कानपुर में, तो वहाँ हमसे पूछा गया था कि मध्यकाल में घड़े को किस नाम से जानते थे। सोचिए, ऐसे ही नामे हैं, पूछे जा सकते हैं। पालागल ये हंसाने वाला व्यक्ति था। कीवी, गोवी करम ये एक होता था गोवी, हाँ गोवी करम या गोवी करतम है, सॉरी गोवी करतम ये राजा की शिकार में सहायता करता था, राजा के शिकार में सहायता करता था। मित्रों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए और हमारे साथ बार बार पढ़िए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर और बस ये बताऊंगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी समाप्त करने का प्रयास करूं। अब देखिए, जो यहाँ का जो कर है, उत्तर वैदिक काल का जो कर है वो नियमित हो गया। मैंने बताया था कि वैदिक काल में कर नियमित नहीं था, जो स्वेच्छा से देते थे उसको बलि कहा जाता था, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ राजा को 1/6 हिस्सा देना ही देना है। यहाँ पर कर नियमित हो गया। कर के भाग जो थे, अब राजा एक उपज का 16वां भाग भी राजा लेता था, साथ में शुल्क उपज पर और नगद दोनों पर यहाँ पर आधारित हो गया। एक पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ऋग्वेद काल में सभा, समिति, विधक, गढ़ इनका भी महत्व है, और लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन दोनों का महत्व बचता है, सभा और समिति का। अंत तक सभा ही रहती है, समिति भी समाप्त हो जाती है। आप एक पॉइंट नोट कर देंगे। चलिए अब मैं कुछ यज्ञ देख लेता हूँ, उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ। उत्तर वैदिक
कालीन यज्ञ, जो मैंने बताए थे कि कौन राजा कौन सा युद्ध यज्ञ कर रहा है, एक डायग्राम से इस तरीके से बताए थे। यहाँ पर कौन सा यज्ञ है, यहाँ पर कौन सा यज्ञ है, मैं ये बताने वाला हूँ, आप देख लीजिए। एक यज्ञ होता है राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है। इस राजसूय यज्ञ में क्या होता है, यहाँ पर राजा का राज्याभिषेक होता है। क्या होता है, राजा का राज्याभिषेक होगा, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। राजसूय जब यज्ञ होगा तो राजा का राज्याभिषेक होगा। जब राजा राज्याभिषेक हो जाएगा तो ये अपने रत्नियों के घर जाएगा, मतलब अपने पदाधिकारियों के घर जाएगा, उनसे मिलेगा, यही सब यहाँ पर होगा। और ऐसी मान्यता है कि राजा को यहाँ पर दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है, दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है राज्याभिषेक, ताकि राजा का सम्मान हो, राजा से डरें, ऐसी यहाँ पर एक कह सकते हैं अफवाह फैलाई जाती है या भ्रम है उन लोगों के बीच में। तो दिव्य शक्ति यहाँ पर राजा को प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट तो रह गया मित्रों, क्या रह गया, ऐसी स्थितियों में सोमरस भी पिया जाता है, सोमरस पिया जाता है, महत्वपूर्ण है, सोम भी महत्वपूर्ण है। देखा होगा लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो सोमरस में लंबी लंबी लाइनें थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जो हमारी सरकार भी टिकी थी वो सोमरस पर ही टिकी थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों, इससे ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन बता दिया, मन आया। तो सोमरस यहाँ पर पिया जाता था, एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। फिर यदि हम आगे बात करें, राजा रत्नियों के घर जाता था, मैंने बता दिया, ये तो आपका यज्ञ था। दूसरा यज्ञ देखते हैं, ये कौन सा है, कितना महत्वपूर्ण है, तो अश्वमेध यज्ञ। कौन सा लिखेंगे हम, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ नोट करेंगे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ में जो राजा है वो घोड़ा छोड़ता है, राजा घोड़ा छोड़ता है। घोड़ा अपने इस पर एक संदेश लिखा होता है, घोड़े के पीठ के ऊपर झंडा बंधा होता है और साथ में उसके पीछे पीछे सैनिक चलते हैं। उसमें लिखा होता है, यदि कोई मेरे घोड़े को पकड़ेगा तो उसको मेरे साथ युद्ध करना होगा, अन्यथा वो मेरे साम्राज्य में अपने साम्राज्य का विलय कर दे। अर्थात घोड़ा जा रहा है इस तरीके से सारे राज्यों में घूमते हुए और पीछे सैनिक जा रहे हैं, यदि कोई इस घोड़े को रोक लेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा घोड़ा छोड़ने वाले राजा के साथ, और यदि वो नहीं इसको पकड़ेगा, जाने देगा, तो ये साम्राज्य जो है इस साम्राज्य में विलय करना पड़ेगा। तो एक खुली चुनौती थी, रामायण में इसका उल्लेख है, लवकुश ने राम के घोड़े को पकड़ा था। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है साम्राज्य विस्तार के लिए, एक ये पॉइंट। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध यज्ञ है, सर्वाधिक प्रसिद्ध यज्ञ है, क्योंकि इसमें युद्ध भी देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा और क्षेत्र विस्तार भी होगा, इसलिए सर्वाधिक प्रसिद्ध यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। हम तीसरा यज्ञ भी यहाँ पर देख लेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ के बारे में बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, इसमें रथों की दौड़ होती है। क्या, रथों की दौड़ होती है, रथों की दौड़ होती है। इन रथों की जब दौड़ होती है तो यहाँ पर राजा को जानबूझकर उसको जिताया जाता है और फिर जश्न मनाया जाता है, सोमरस पिया जाता है, बाकी नृत्य गायन होता है और राजा को जानबूझकर जिताया जाता है कोई इससे आगे ना निकले। तो ये वाजपेयी यज्ञ में ऐसा आयोजन किया जाता है। अब देखिए, कह सकते हैं कि ये वाजपेयी यज्ञ जो है, नंबर 2 एक और पॉइंट है, ये खान और पान से संबंधित है, खान पान से संबंधित है, एक ये पॉइंट। जो वाजपेयी यज्ञ है ये खान पान से संबंधित है। नेक्स्ट है अग्निष्टोम यज्ञ। क्या, अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, सोम पिया जाता है इसमें। अग्निष्टोम यज्ञ में यहाँ लिखे दे रहा हूँ, शायद वहाँ दिखाई ना पड़ रहा हो। अग्निष्टोम यज्ञ, तो कहते हैं अग्निष्टोम यज्ञ में यहाँ पर सोम रस पिया जाता है, सोम रस पिया जाता है, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अग्निष्टोम यज्ञ में सोम रस पिया जाता है। दूसरा, अग्नि को पशुबलि दी जाती है। जो अग्नि है इसको पशु बलि दी जाती है, जो अग्नि है इसको पशुबल दी जाती है।
सोम पिया जाता है, अग्नि मतलब यहाँ अग्नि को पशुबल दी जाती है। लेकिन ऋग वैदिक काल में अग्नि को पशुबल नहीं, वहाँ पर शाकाहारी बलि जैसे सब्जी फूल ये सब बलि दी जाती हैं। पशुओं की बलि तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मनुष्यों की बलि, एक साथ बहुत सारे जानवरों की बलि, सोम की बलि, अरे बहुत सारी तरह तरह की यहाँ पर बलि दी जाती हैं उत्तर वैदिक काल में। इस यज्ञ से पूर्व जो राजा है वो दोनों पति और पत्नी, पति पत्नी ये दोनों क्या करते हैं, सात्विक जीवन, सात्विक मतलब सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं 1 साल तक, उसके बाद में यज्ञ होता है। तो इतने सारे यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। अब देखिए मित्रों, कुछ 5 महायज्ञ हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ बात कर लेंगे, इतने काफ़ी है 5 महायज्ञों के बारे में। 5 महायज्ञ जो गृहस्थ आ रहे हैं वो करते हैं। इसमें ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है। क्या ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है, ऋषि यज्ञ। इसमें पठन पाठन से संबंधित है और ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, उनको याद करने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ये गृहस्थ कार्य करते हैं। देव यज्ञ, पंच यज्ञ की बात हो रही है तो देव यज्ञ, इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना ये की जाती है। पितृयज्ञ ये जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए किया जाता है पितृयज्ञ। इसके बाद नृग या मनुष्य यज्ञ, नृग या मनुष्य यज्ञ, इसमें क्या होता है तो अतिथि सत्कार के लिए युद्ध किया जाता है, यज्ञ किया जाता है अतिथि सरकार के लिए, मतलब जो सरकार आती है उसके लिए अतिथि सरकार युद्ध के लिए यज्ञ किया जाता है। एक ये पॉइंट है। दूसरा यदि हम बात करें भूत यज्ञ, क्या है भूत यज्ञ या बलि यज्ञ, ये पशु पक्षी जानवरों चींटों के लिए किया जाता है। तो आप इतने यज्ञ थे समझे होंगे। तो मित्रों मैं आशा करूं कि आज का सेशन आपको कुछ नया दे के गया होगा, कुछ नया ज्ञान मिला होगा आपको। यदि आपको कहीं से वीडियो हमारा यूजफुल लगता है, हमारी मेहनत आपके लिए अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप समझ गए होंगे हम क्या आपसे उम्मीद रखते हैं, आप क्या हमसे रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।